हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये हल्ला मचा रहे हैं लड़के। हेलो। गुड आफ्टरनून। हेलो। आज जो है आपको सीएमए का दूसरा लेक्चर पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ये चल रहा था कल, और इसमें हमने आपको पढ़ाया था निर्माण आयोजन का वर्गीकरण। पहला था ओनर्स प्लानिंग, और उसके बाद दूसरा था ठेकेदार या निर्माण एजेंसी द्वारा प्लानिंग। मालिक द्वारा प्लानिंग होगी, वो होगी टेंडर आमंत्रण से पूर्व, और दूसरी होगी टेंडर प्राप्ति के बाद। और इसके बाद ठेकेदार अपना प्लानिंग करेगा, वो ठेका प्राप्ति से पूर्व आयोजन करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर ठेका प्राप्ति के बाद। इसके बाद ये कल लेक्चर हुआ था, और इसके बाद आप इसमें पढ़ रहे थे शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आयोजन की विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यक्ति व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। आयोजन की विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके अनुसूचन या शेड्यूलिंग कहलाता है। शेड्यूलिंग में संक्रियाओं का प्रारंभ और समापन का समय निर्धारित किया जाता है, अर्थात इसे एक समय के पैमाने पर उतार लिया जाता है। यह विभिन्न क्रियाओं की निर्माण अवधि को दर्शाने की एक ग्राफीय विधि है। परियोजना का आयोजन करने के बाद इसके लिए अनुसूचन किया जाता है। आयोजन में
क्रियाओं का क्रम और अनुसूचन में इसके लिए समय का निर्धारण किया जाता है। आयोजन में क्या करना है, कैसे करना है का निर्णय लिया जाता है और आयोजन में अनुसूचन में क्या कार्य कब करना है का निर्णय लिया जाता है। अनुसूचन में क्रियाओं का परिमाण, सामग्री और उपस्कर और लागत आदि का स्पष्ट विवरण रहता है। प्रत्येक क्रिया में लगने वाला समय दर्शाया जाता है। सभी निर्माण कार्यों में के लिए आयोजन और अनुसूचन आवश्यक है। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से कार्य की प्रगति में बाधा पड़ जाती है तो परियोजना का पुनः रीशेड्यूलिंग करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद है अनुसूचन के लाभ। अनुसूचन के क्या लाभ हैं? अनुसूचन के लाभ जो है, पहला तो ये है कि परियोजना के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली विभिन्न निर्माण संक्रियाओं को की उपयोगी सूची बन जाती है। निर्माण समय का ज्ञान हो जाता है कि क्रियाओं में लगने वाला समय, अवधि और इसके प्रारंभ और समाप्ति समय की जानकारी मिल जाती है। तीसरा है, परियोजना पर लगने वाली कुल अवधि ज्ञात हो जाती है और इस तरह से ये करीब 10-11 पॉइंट हैं, आप किताब से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद है अनुसूचन का वर्गीकरण। अनुसूचन 4 तरह का है: निर्माण अनुसूची, सामग्री अनुसूची, श्रम अनुसूची और संयंत्र अनुसूची। निर्माण अनुसूची को कहते हैं कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग और सामग्री अनुसूची को कहते हैं मटेरियल शेड्यूल और श्रम अनुसूची को कहते हैं लेबर शेड्यूल और संयंत्र अनुसूची को कहते हैं इक्विपमेंट शेड्यूल। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आयोजन एवं अनुसूचन नेटवर्क, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग नेटवर्क। इसमें 2 तरह की विधियां हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरा है कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनरीक्षण विधि। इसको कहते हैं प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्रांतिक पथविधि क्रांतिक पथविधि के अनुसार विभिन्न क्रियाओं को जाल आरेख के रूप में दिखाया जाता है। आरेख को देखते ही परियोजना की पूर्ण रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है और विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रमण और इस पर लगने वाले समय का भान हो जाता है। ऐसी क्रियाएं जिसके कारण परियोजना के समापन में देरी हो सकती है, वो नेटवर्क में सामने आ जाती है। प्रबंधक उसकी ओर विशेष ध्यान दे सकता है। और सिविल परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जरूरी होता है और अब लागत के साथ साथ प्रोजेक्ट की क्रियाओं का प्राकलन समय के पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद कल आपने पढ़ा था इसमें नेटवर्क द्वारा आयोजन और समय निर्धारण। पहला है आयोजन, प्रोजेक्ट की विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रमण तथा एक दूसरे पर निर्भरता के अनुसार तार्किक तैयार करके उनको नेटवर्क द्वारा करना, चित्रण करना आयोजन कहलाता है। बी, अनुसूचन और समय निर्धारण, जिसको कि आप शेड्यूलिंग कहते हैं। विभिन्न संक्रियाओं में लगने वाली अवधि को निर्धारित करके प्रोजेक्ट का कुल समापन काल ज्ञात करना समय निर्धारण कहलाता है। समय अनुसूचन, नेटवर्क अनुसूचन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। परियोजना को अलग अलग संक्रियाओं में तोड़ लिया जाता है, जैसे नींव खोदना, कंक्रीट डालना। कल आपको पढ़ा रहे थे इस बारे में। प्रत्येक संक्रिया को पूर्ण करने में
लगने वाला अनुमानित समय का ज्ञात कर लिया जाता है। संक्रियाओं को निर्माण पद्धति के अनुसार शेड्यूलिंग या नहीं सॉरी सीक्वेंस बना लिया जाता है। जैसे नींव खुदाई के बाद कंक्रीट डाली जाती है, तो पहले नींव खुदाई की जाएगी, फिर कंक्रीट डाली जाएगी। अब संक्रियाओं और घटनाओं का आपसी संबंध दर्शाते हुए नेटवर्क खींचा जाता है। संक्रियाओं की अनुक्रमण सूची बनाकर क्रांतिक पथ पर पड़ने वाली संक्रियाओं को ज्ञात कर लिया जाता है। पहला है नेटवर्क या जाल लेखा शब्दावली। उसमें पहला शब्द आता है संक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिविटी। किसी निर्देशित कार्य के करने को क्रिया या संक्रिया कहते हैं। संक्रिया के लिए समय और संसाधन दोनों की आवश्यकता पड़ती है और नेटवर्क चित्रण में संक्रिया को एरो के द्वारा दिखाया जाता है और संक्रिया तीर की पुच्छल यानी टेल संक्रिया का प्रारंभ या स्टार्ट कहलाती है और संक्रिया का समापन एंड दर्शाता है, शीर्ष। मतलब एरो का जो टेल होगा वो संक्रिया का स्टार्ट होगा और उसका जो शीर्ष होगा वो फिनिश होगा कि कहाँ खत्म होगी। और प्रत्येक संक्रिया में कुछ समय लगता है, जिनको आप दिनों, सप्ताहों और महीनों में हो सकता है, परंतु तीर की लंबाई, आकार और दिशा इससे प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक प्रोजेक्ट को आवश्यक संक्रियाओं में बांट लिया जाता है। उनको पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवधि भी निर्धारित कर ली जाती है। किसी प्रोजेक्ट को संक्रियाओं में बांटने का कोई ठोस नियम नहीं है। एस्टीमेट की मदों के अनुसार संक्रियाएं निर्धारित कर ली जाती हैं। पहचान के लिए प्रत्येक संक्रिया को अलग अलग वर्णमाला का अक्षर दिया जाता है। संक्रिया में लगने वाली अवधि को सामान्यतः तीर के नीचे लिख लिया जाता है। इसके बाद आता है घटना, या जिसको आप इवेंट कहते हैं। संक्रिया के संपन्न हो जाने की अवस्था को घटना या इवेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में संक्रिया के आरंभ, संक्रिया माने एक्टिविटी के आरंभ और समापन की अवस्था को घटना कहते हैं। मतलब एक संक्रिया शुरू हुई एक्टिविटी और खत्म हुई, उसको दोनों को घटना कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट। इस एक या इससे अधिक संक्रियाओं का समापन एक ही घटना में हो सकता है। मतलब दो एक्टिविटी जाके एक घटना पे जाके मिल सकती हैं, एक ही घटना में हो सकता है। इस प्रकार एक घटना के पूर्ण हो जाने पर एक से अधिक संक्रियाएं इससे आगे प्रारंभ हो सकती हैं। घटना में स्वतः कोई समय नहीं लगता, न ही कोई संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। एक घटना से दूसरी घटना पर किसी संक्रिया या तीर द्वारा ही पहुंचा जाता है। नेटवर्क में घटना को सामान्यतः वृत्त से दिखाया जाता है। गोले के अंदर घटना का अनुक्रमण लिख दिया जाता है और वृत्त को नोड भी कहते हैं। मैं आपको फिगर में दिखाई देता हूं। ये चित्र बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। पुच्छल, ये संक्रिया है, ये टेल है उसका, और ये संक्रिया लिखा हुआ है। फिर ये प्रारंभ दिखाया है एक इवेंट घटना का, और ये इसका ये समापन है। इसकी परिभाषा ये लिखी हुई है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये। इसके बाद नेटवर्क में घटना को
सामान्यतः वृत्त से दिखाया जाता है। गोले के अंदर घटना का अनुक्रम लिख दिया जाता है और वृत्त को हम नोड भी कहते हैं। तो घटना के उदाहरण है, जैसे एक घटना ये कहलाएगी नींव को खोदी गई, एक घटना कहलाएगी कंक्रीट डाली गई, एक घटना कहलाएगी चिनाई कर ली गई। तीसरा है कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसी परिस्थितियां जो किसी संक्रिया को एक निर्धारित अनुक्रम में या समय पर ही करने को बाध्य करती हैं, परिसीमाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे जब तक नींव नहीं की खुदाई का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक नींव में कंक्रीट नहीं डाली जा सकती है। तो ये कांस्टेंट है, परिसीमा है। जब तक चिनाई कार्य नींव में कंक्रीट नहीं डाली जा सकती, जब तक चिनाई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक हम प्लास्टर नहीं कर सकते हैं। परिसीमाएं प्रबंधन, तकनीकी और भौतिक कारणों से प्रभावित होती है। इसके बाद आता है जाल आरेख। किसी प्रोजेक्ट को के अंतर्गत आने वाली संक्रियाएं और घटना के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने वाले आरेख को नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क में विभिन्न घटनाओं को इनके घटने के क्रमण में लगाया जाता है। जैसे कि कल आपको बताया था ये वाली बात, प्रारंभ एक पॉइंट से करेंगे, फिर 2 तक पहुंचेंगे। इसको मैं फिगर के द्वारा आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा देखने का कष्ट करें। जैसे ये है प्रारंभ, तो ये ए घटना है ए, इसका 2 तक पहुंचेंगे तो ये जो है दिख रहा है, नींव की खुदाई, फिर बी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पे जाके फिनिश हो गया है। ये सबसे सिंपल नेटवर्क दिखाया है। ठीक है, किताबें खरीद ली आप लोगों ने? मैंने कहा किताबें खरीद ली। कौन सी खरीद है? इसके बाद संक्रिया का मापन, नामन, नामन, संक्रिया और घटना का नामन, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट। परस्पर प्रत्येक घटना को अलग अलग संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अभी आपको चित्र दिखाया था, उसमें लिखा था 1 2 3 4। तो ये पहचान के लिए घटना को दिखाते हैं इससे, और सामान्यतः प्रत्येक घटना को 1, इसके बाद वाली घटना को 2 3 4 इस तरह से संख्या लिखी जाती है, और अंतिम घटना की संख्या सबसे अधिक होती है। संक्रिया को, अब एक्टिविटी के लिए बात चल रही है, एक्टिविटी को इसके आरंभ और अंत की घटना की संख्या के द्वारा पहचान की जाती है। जैसे कि संक्रिया एक ए का नाम होगा, ए का नाम होगा, जैसे संक्रिया ए का नाम होगा ए, तो इसमें अनुक्रम कोड होगा 1 2। जैसे आपको दिखाया था ना 1 2, 1 और 2 क्या है? घटना है, इवेंट है, और इसके बीच में ये जो संक्रिया है, संक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है ए, एक्टिविटी है ए, और अनुक्रमण है इसका 1 एंड 2। मतलब 1 और 2 तो है इवेंट, मतलब 2 इवेंट के बीच में, इवेंट को कैसे दर्शाते हैं? गिनतियों से, जैसे कि 1 और 2।
तो 1 और 2 जो है क्या है, 1 और 2 क्या है, इवेंट है, और इन दोनों के बीच में नींव की खुदाई की गई है, ये संक्रिया है। ठीक इसी तरह से 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, इवेंट है, और संक्रिया है क्या बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें आप डमी एक्टिविटी की परिभाषा पढ़ लेना, जिसको सुनाई दे रहा है आपको, डमी एक्टिविटी। इसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को कहते हैं कैपिटल डी, मतलब किसी संक्रिया को पूरा करने के लिए, ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सुन लो। ये जो सीएमए पूरा सब्जेक्ट, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, एक भी। राइट। तो और इसको ऐसे ही आपको सुनना पड़ेगा और रीडिंग करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है। बीच में कहीं कहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, कहीं कहीं आपको बोरिंग टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस से काम रखिए। आपको दिन में आधा घंटा या 35 मिनट की क्लास पढ़नी है रेगुलर, फ्राइडे टू सैटरडे। ठीक है, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं देना है ना। किसी संक्रिया को पूरा करने के लिए लगने वाले अनुमानित समय को अवधि कहते हैं। ये घंटा, दिनों, सप्ताहों और महीनों में ली जाती है। प्रोजेक्ट की सभी क्रियाओं के लिए, संक्रियाओं के लिए, संक्रियाओं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोई बताएगा? कितनी देर से पढ़ रहे हो? अरे वाह भाई वाह, बहुत ढंग से सुनना है, इसका मतलब वेरी गुड। हाँ, ये अच्छी बात है। और समय की एक ही इकाई रखनी लग चाहिए। और इस तरह से आप इस चीज को मैं आपको जरा दिखाता हूँ, किताब आप लोगों पे होगी तब, कहाँ देखेंगे, मैं ही बता देता हूँ। जैसे आप ये सवाल देख रहे हैं, लिखा है एक दीवार में 10 घन मीटर की चिनाई का कार्य है ना। इसे एक मैसन एक दिन में 1.25 घन मीटर चिनाई कार्य करता है। तो काम पर 2 मैसन लगाए जाएंगे, तो चिनाई कार्य की अवधि ज्ञात करो। अब एक मैसन की एक दिन की अवधि कितनी है प्रगति, 1.25 घन मीटर। और चिनाई कितनी करनी है उसको, देखो, चिनाई कितनी करनी है, 10 घन मीटर। तो 10 घन मीटर के लिए उसको कितने श्रमिक दिन चाहिए है, उसको कार्य के लिए श्रमिक दिवस कितने चाहिए होंगे। 10 घन मीटर में आप, वो काम करता है एक मैसन सवा 1 घन मीटर चिनाई करता है। तो कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। ठीक है। अगर आप उसने काम पर 2 मैसन लगाए हैं, तो 2 मैसन के लिए समय कितना लगेगा, 4 डेज। बिल्कुल ठीक। अगर हम संभावित विलंब मान लें 10% का, तो ज्यादा 4 दिन की जगह 0.4 दिन और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कुल दिन हो जाएंगे 4.4 दिन, है ना। इसका मतलब कुल दिन हो जाएंगे 5 दिन। राउंड फिगर में कितने हो जाएंगे, 5 दिन। इसके लिए इन्होंने टेबल बनाई है, जिसमें लिखा है संक्रिया तथा अवधि। तो पहले संक्रिया का नाम है ए, और ये 2 घटनाओं के बीच में होगी, जिसको कि अनुक्रम कोड आई और जे प्रणाली से लिखते हैं, 1 और 2। संक्रिया का विवरण होगा नींव की खुदाई। अब उसके लिए हमने माना 4 दिन लग जाएंगे, दिख रहा है आपको, हेलो, 4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद दूसरी क्रिया है संक्रिया,
एक्टिविटी है जो कि 1 से 5 के बीच में चलेगी। 1 से 5 के लिए सामग्री एकत्रित करना। सामग्री एकत्रित करने में मान लीजिए 2 दिन लगेंगे। सी संक्रिया है 2 to 3, जिसमें कंक्रीट डाली जाएगी, जिसमें 3 दिन का खर्चा है। और डी संक्रिया में 3 to 4। ये जो गिनती लिखी है ये काय के लिए लिखी है? इस संख्या में जो लिखा है ये है इवेंट। इस संक्रिया में जो लिखा है ये इवेंट है। और इस तरह से जो है आप इसका नेटवर्क बनाएंगे। अवधि को नेटवर्क में तीर के नीचे लिखा जाता है ना? तो इस सवाल को आप कर लेना। ये पेज नंबर 47 पे है। इस साधारण सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। तो आप लोग जो है कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आप व्हाट्सएप पे बता देना, है ना? और शालिनी तुम्हारा काम है अटेंडेंस भेज देना मेरे को, ठीक है? अब कल आपका पीरियड जो है सही 1 बजे का निर्धारित अभी से बता दिया है, ठीक है ना? अब आपको दोबारा इतना पीरियड बहुत है, ठीक है? अब मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। कल आपको 1 बजे के लिए तैयार रहना है, बस पहले से बता दिया, ठीक है? ठीक है, आप अटेंडेंस भेज देना, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अब।